नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था इकोनॉमी के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पीडीएस। इसका पूरा नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जन वितरण प्रणाली। इसका हिंदी में नाम है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जब भी आपके सामने पीडीएस का नाम लिया जाए, जब भी आपके सामने पीडीएस शब्द आए, आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा राशन की दुकानों को। आगे टॉपिक में जब भी हम पीडीएस के बारे में बात करेंगे, आप अपने माइंडसेट में ये रखिएगा राशन की दुकानें। राशन की दुकानों को लेके चलेंगे। जब तक आप इकोनॉमी को अपने जीवन स्तर से जोड़ के नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा उतना। आप सिर्फ रट्टा मारेंगे इन चीज़ों के बारे में, तो हो सकता है, उम्मीद कम है कि आप इन चीज़ों के बारे में जान पाएँ। यदि आप अपने जीवन स्तर से इसको जोड़ के पढ़ेंगे तो फिर ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीडीएस के बारे में। पीडीएस क्या है, उसका जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि पीडीएस जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, इसका मतलब समवर्ती सूची का विषय है, इसका मतलब ये है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार, इसको क्रियान्वयन करवाने का अधिकार, इस पे जैसे लागू करवाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। तो पीडीएस केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर चलाई जाने वाली एक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, यानी लोगों के हित में चलाई जाने वाली एक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। खाद्य सुरक्षा क्या है, इसके बारे में पिछली वीडियो में हमने डिटेल से बात करी थी। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ कि गरीब और वंचित वर्ग के व्यक्तियों को भोजन प्राप्त कराना खाद्य सुरक्षा कहलाता है। तो पीडीएस वह माध्यम है जिसके माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। पीडीएस सिस्टम के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा गरीब और वंचित वर्ग के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये इस सिस्टम के तहत देश में जितने भी जिले हैं, लगभग 90% जिलों में क्या किया गया है, राशन की दुकानों का स्थापना किया गया है। राशन की दुकानें स्थापित की गई है और उनके माध्यम से गरीब लोगों को काफी कम कीमत पे अनाज उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। लगभग देश में लगभग 50 लाख से अधिक राशन की दुकानें स्थापित किए जा चुके हैं। पीडीएस क्या है, यह तो समझ में आ गया होगा। पीडीएस एक लोक कल्याणकारी यानी लोगों के हित में चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा मिलकर चलाया जाता है, और इससे गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को अत्यंत कम कीमत पर, यानी एकदम न्यूनतम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है और खाद्य सुरक्षा उन्हें दी जाती है। ये पीडीएस सिस्टम के तहत किया जाता है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत किया जाता है। अब इसके उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। पीडीएस क्या है, इसके बारे में जान गए, इसके उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो इसके उद्देश्यों में सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये देख लीजिए। सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य है, लोगों को, जो गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको अत्यंत कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराया जाए। ये सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से अनाजों का संग्रहण करते हैं, यानी ऐसे लोग हैं जो अनाजों को इल्लीगल तरीके से इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि बाजार में जब उनकी अनुपलब्धता हो, अनाज की अनुपलब्धता हो, तो वो अपना जो अनाज है वो बेच सके ऊंची कीमतों पे। इसे जमाखोरी कहा जाता है। तो जमाखोरी को भी नियंत्रण करने का कार्य इसका प्रमुख उद्देश्य है पीडीएस के तहत। यानी पीडीएस के तहत अनाजों का संग्रहण किया जाता है, किसानों से अनाजों को खरीदा जाता है, उसका संग्रहण किया जाता है, ताकि बाजार मूल्य को भी नियंत्रित किया जा सके। यानी
बाजार मूल्य अनाजों का अत्यधिक ना बढ़े, इसलिए भी पीडीएस का उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा उद्देश्य हो गया। ठीक है, तीसरा उद्देश्य है समावेशी विकास को बढ़ावा देना। समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास एक लाइन में आप समझ सकते हैं, सबका साथ सबका विकास। यानी इसके तहत सभी लोगों को एक समान मानते हुए उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी सभी के साथ सामाजिक न्याय किया जाता है। इसका तीसरा और प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके उद्देश्यों के बारे में भी समझ लिया आप लोगों ने। अब इसकी कार्य प्रणाली के बारे में देख लेते हैं, ये कार्य कैसे करता है। बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली के बारे में, यह कार्य कैसे करता है। तो देखिए, कार्य प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अलग अलग कार्य देखते हैं। तो केंद्र सरकार, पहले केंद्र सरकार का कार्य देखते हैं। केंद्र सरकार क्या करती है? किसानों से एमएसपी पर, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस मूल्य पर किसानों से अनाज अधिग्रहण करती है, यानी उससे खरीदती है, किसानों से अनाज खरीदती है। और एफसीआई के द्वारा, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है अनाजों का भंडारण किया जाता है। यानी क्या करते हैं? केंद्र सरकार किसानों से एमएसपी मूल्य पर क्या करती है? अनाज खरीदती है और उसका एफसीआई के द्वारा, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उसका भंडारण करती है, यानी उसको संग्रहण करने का कार्य, उसको रखने का कार्य एफसीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहां से इतना तो केंद्र सरकार का कार्य हो गया। ठीक है, अब यहां से राज्य सरकार का कार्य होता है शुरू। राज्य सरकार क्या करती है? इन भंडार गृहों से अनाजों को उठाती है और राशन की दुकानों तक लेके जाती है। राशन की दुकानों तक ले जाने का कार्य राज्य सरकार करती है, और राशन की दुकानों से उपभोक्ता को पहुंचाने का कार्य राशन की दुकान में जो रहते हैं वो लोग करते हैं, यानी उपभोक्ता को पहुंचाने का कार्य राशन की दुकानों द्वारा किया जाता है। यहां से यहां तक यह राज्य सरकार का कार्य है। राशन कार्ड बनाने का भी कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, और इन सब का जो मतलब इन सभी का पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार को भी इनके राशन की दुकानों तक पहुंचाने का कार्य और मतलब ले जाने, परिवहन वगैरह का, इन सभी को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ये बजट में पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी भंडारण तक, किसानों से अनाज अधिग्रहण करने से और भंडारण तक ये केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, और भंडार गृहों से और राशन की दुकानों और उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य यह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, और राशन कार्ड बनाने का भी कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है एफसीआई। एफसीआई का पूरा नाम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य आयोग। भारतीय खाद्य आयोग क्या है? यह केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक निकाय है, यानी एक संस्था है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसकी स्थापना पहले देख लेते हैं। इसकी स्थापना एफसीआई एक्ट 1964 के तहत 1965 में किया गया था। 1964 के तहत एफसीआई एक्ट 1964 के तहत 1965 में किया गया था, यानी 1965 में किया गया था। इसका पर्पस क्या है? मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसानों से अनाज को खरीदना, उसका भंडारण करना। ठीक है, ये उद्देश्य है इसका। ये एफसीआई निकाय है एक केंद्र सरकार का। ठीक है, और दूसरा है एमएसपी। एमएसपी एक शब्द है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये पिछली वीडियो में मैंने हिंट दिया था, ये भी एक टॉपिक है लंबा, इसलिए मैं थोड़ा सा और हिंट कर देता हूँ। ये यहाँ पे एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कोई भी सरकार किसानों से जिस रेट पे, यानी जिस मूल्य पे अनाज को खरीदती है, वो है एमएसपी रेट, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो इसकी कार्यप्रणाली समझ में आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं इसके विकास के क्रम को। ये कब से स्टार्ट हुआ और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी, विकास क्रम को देख लेते हैं। अब देखिए, विकास क्रम में क्या है, ये जो पीडीएस सिस्टम है ना, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये
कोई नया कार्यक्रम नहीं है, ये आज़ादी से पहले यानी अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है ये कार्यक्रम है। 1950 में इस कार्यक्रम का नाम दिया गया था, ये याद रखिएगा, ये आज़ादी से पहले का है कि ये कार्यक्रम आज़ादी के बाद का नहीं है, आज़ादी से पहले ही चला आ रहा है। इसका 1950 में नाम बदल दिया गया, इसका नाम कर दिया गया था यूपीडीएस, यानी यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वभौमिक जन वितरण प्रणाली। यानी यह जो कार्यक्रम था उस समय गरीब और वंचित वर्ग पे केंद्रित नहीं था, यानी सिर्फ गरीब और वंचित वर्ग के लिए, लोगों के लिए नहीं था, ये सभी लोगों के लिए था, गरीब, गैर गरीब, अमीर, सभी व्यक्तियों के लिए था, इसलिए इसका नाम यूपीडीएस था, यानी यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वभौमिक जन वितरण प्रणाली। फिर क्या हुआ, 1950 तक ठीक था ये। 1951 में क्या किया गया, इसका नाम बदल दिया गया, यूपीडीएस से इसका नाम कर दिया गया रीवैम्प्ड आरपीडीएस, रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रीवैम्प्ड यानी नवीनीकृत। देखिए, शुरुआत से ही सभी सरकारों को ये लगता रहा कि किसी भी चीज़ का नाम बदल देने से उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। तो चाहे वर्तमान सरकार हो या पुरानी सरकार हो, उनको ये लगता था हमेशा से कि नाम बदल देने पे बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा हालांकि होता नहीं है, नाम बदल देने पे सिर्फ पहचान बदलती है, आपकी स्थिति नहीं बदलती। तो इसका नाम बदल दिया गया था नवीनीकृत यानी रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1951 में। ये भी सार्वभौमिक था, उस समय तक सार्वभौमिक था, सभी के लिए था। 1997 से क्या किया गया, इसको लक्षित कर दिया गया, यानी केंद्रित कर दिया गया गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए, यानी गरीबों के लिए इसको केंद्रित कर दिया गया, टारगेटेड कर दिया गया, इसलिए इसका अब नाम बदल के कर दिया गया था टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, केंद्रीकृत जन वितरण प्रणाली। यानी 1997 में इसका नाम आरपीडीएस से बदल के टीपीडीएस कर दिया गया। यहाँ परिवारों को क्या गया है, बीपीएल और एपीएल परिवारों में बांट दिया गया और उनके हिसाब से उनको अनाज दिया जाने लगा। और उस समय तक यह कोई प्रावधान नहीं था कि इतना अनाज दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, 1997 से ये चलने लग गया। फिर 2002 में एक योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम था अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना के तहत क्या किया गया, बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए यह निर्धारित कर दिया गया कि ये बीपीएल परिवारों को इतना अनाज दिया जाएगा और एपीएल परिवारों को इतना अनाज दिया जाएगा। एपीएल परिवारों को जो अनाज दिया जाता था इस समय, वो दिया जाता था 20 केजी, और बीपीएल परिवारों यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन और अबव द पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, यानी बीपीएल परिवारों को, बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले व्यक्तियों को 35 केजी अनाज दिया जाने लगा और एपीएल वाले परिवारों को 20 केजी अनाज दिया जाने लगा। 2002 के बाद क्या किया गया, 2013 में एनएफएसए एक्ट लाया गया, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये एक्ट खाद्य सुरक्षा में बता दिया गया है, आप चाहे तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ये एक्ट लाया गया, यहाँ बीपीएल और एपीएल परिवारों को बांट दिया गया और एक परिवार में 5 लोगों को प्रावधान लेके चला गया, यानी एक परिवारों में यह निर्धारित किया गया कि इस परिवार में 5 लोग रहेंगे और प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज दिए जाने लगा एनएफएसए एक्ट के तहत। और ये अभी तक वर्तमान में चलता आ रहा है और यही स्थिति है अभी वर्तमान में भी। ठीक है, तो इसके विकास के क्रम को भी समझ गए होंगे। ये जो पीडीएस है, अगर कोई आपसे ये कहे कि ये आज़ादी के बाद से स्टार्ट किया गया है तो ये गलत है। ये जो कार्यक्रम है आज़ादी से पहले ही चला आ रहा है और वर्तमान में ये जो एनएफएसए एक्ट है इसके तहत इसको लागू किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में 5 केजी अनाज दिया जाता है, एपीएल परिवारों को दिया जाता है 5 केजी और बीपीएल परिवारों को दिया जाता है 7 केजी। ठीक है,
यानी गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले व्यक्तियों को 5 केजी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को 7 केजी अनाज इस कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। इसके बारे में डिटेल में देखना हो तो आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, विकास क्रम हो गया। अब हम देखते हैं इसकी चुनौतियों के बारे में, इसमें क्या कमियां हैं, इसकी चुनौतियां क्या है, पीडीएस की यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमियां क्या है, इस कमियों के बारे में भी देख लेते हैं, इस चुनौतियों के बारे में भी देख लेते हैं। इसकी चुनौतियों के बारे में बात करें तो सबसे पहली चुनौती यहाँ जो है वो है फर्जी राशन कार्ड को लेकर, यानी ऐसे लोग जिनको राशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मतलब उनको वास्तविकता में राशन की ज़रूरत है नहीं, अनाज की ज़रूरत है नहीं, वो भी अपना फर्जी राशन कार्ड बनवा के यहाँ से राशन लेते हैं। यानी यहाँ फर्जी राशन कार्ड की समस्या बहुत अधिक है। आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा होगा कि ऐसे लोग जिनके पास ये क्षमता है कि वो चाहे तो पूरी राशन की दुकान को खुद ही खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अपना राशन कार्ड बनवाते हैं और वहां से अनाज लेते हैं। ठीक है, तो फर्जी राशन कार्ड की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। दूसरी समस्या है यहाँ पे जैसे गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को आमतौर पे बहुत सारे अभी भी देश में ऐसे नागरिक हैं जिनके पास उनका अस्थायी पता नहीं है, यानी उनका आधार कार्ड ऐसे सब अस्थायी पता है ही नहीं। इसके कारण जो गरीब व्यक्ति है वो केंद्रित हो ही नहीं पा रहे, उनकी पहचान हो ही नहीं पा रही। ये भी इस पीडीएस की सबसे बड़ी चुनौती है, यानी अस्थायी पते के अभाव में लोगों को केंद्रित नहीं किया जा पा रहा। ठीक है, अस्थायी पता का अभाव। तीसरी जो समस्या है वो समस्या है भ्रष्टाचार को लेके, यानी इतना ज़्यादा यहाँ पे भ्रष्टाचार है कि जो देखा होगा आपने, पहले राशन की दुकानों पे केरोसिन तेल दिया जाता था, उसमें इन लोगों ने इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया कि केरोसिन तेल सरकार को मजबूरन उन्हें बंद करना पड़ा राशन की दुकानों से। ठीक है, उन्हें मतलब राशन की दुकानों पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है कि जो अच्छे अनाज होते हैं वो पहले ही क्या करते हैं, दूसरी दुकानों पे बेच देते हैं, और जो वहाँ से बेकार जो गाय वगैरह के खाने के लिए होती है अनाजें, वो यहाँ पे लाके इन्हें बेचते हैं। तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ पे कि बताया नहीं जा सकता उसके बारे में। ठीक है, तो तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार के मामले में। चौथा जो है यहाँ पे जो अभी मैंने बताया, यहाँ पे जो अनाज होते हैं वो काफ़ी कम गुणवत्ता वाले होते हैं, यानी वैसे अनाज होते हैं जो लोगों को खाने लायक होते ही नहीं है। आमतौर पे वैसे लोग क्या करते हैं, अनाज लेते हैं और फिर उसे दुकानों पे बेच देते हैं, क्योंकि वो खाने लायक है ही नहीं। खाएंगे खामोखा बीमार पड़ जाएंगे यार, तो उसे क्यों खाया जाए। तो उससे बचने के लिए ये भी मतलब चुनौती के रूप में है इसकी। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध नहीं है, गुणवत्तापूर्ण अनाज का अभाव होता है। ये भी इसकी चुनौती है। पांचवी जो समस्या है वो ये है कि अनाजों पे इतना ज़्यादा सरकार सब्सिडी देती है, इतनी ज़्यादा छूट देती है, जो अनाज बाजार मूल्य में लगभग 15 या 20 रुपए केजी मिलते हैं, वहाँ पर सरकार क्या करती है, 2 रुपये 3 रुपये केजी अनाज उपलब्ध करवाती है। तो ये सरकार के लिए इस घाटा, राजकोषीय घाटा में उसकी वृद्धि होती है, यानी यहाँ पे सरकार के राजकोषीय घाटा में वृद्धि होती है, यानी सरकार का जो खर्च है वो और अधिक बढ़ जाता है इस सब्सिडी के द्वारा। यानी जो अनाज बाजार मूल्य में 15 या 20 रुपए केजी मिल रहे हैं, वो सरकार राशन की दुकानों पे 2 रुपये 3 रुपये केजी इतने कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाती है। इससे सरकार का राजकोषीय घाटा में वृद्धि होती है, यानी राजकोषीय घाटा बढ़ता है उसका। ठीक है, इसके चुनौतियों को देख लिया हमने, ये थी इसकी मुख्य चुनौतियां। वैसे तो बहुत सारी हैं इसमें चुनौतियां, लेकिन सभी पर बात कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो ये चुनौतियां होगी इसकी। इसके बाद हम देखिए जो चुनौतियां थी इसमें, पीडीएस में जो चुनौतियां थी, उन्हीं चुनौतियों को आधार बना के हम इसके सुधार को देखते हैं।
यानी जो चुनौतियां थी उसमें कमियां थी उनको दूर कर दिया जाए तो ये सुधार के रूप में हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें सुधार किया गया, फर्जी राशन कार्ड की समस्या को दूर किया गया। यानी ऐसे लोग जिनको राशन की आवश्यकता है ही नहीं, अनाज की आवश्यकता नहीं है, फर्जी राशन कार्ड बना रखे हैं, उनको क्या किया गया, ये सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि सभी लोग राशन कार्ड को अनिवार्य रूप से आधार कार्ड से उसे जोड़ना होगा। यानी सभी व्यक्तियों के लिए यह प्रावधान कर दिया गया कि उसको राशन कार्ड को अनिवार्य रूप से किससे जोड़ना है, आधार कार्ड से जोड़ना है। यानी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना। दूसरा जो सुधार किया गया इसमें, दूसरा ये किया गया, बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा। यानी पहचान के लिए, उपभोक्ता की पहचान के लिए क्या किया गया, बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा। बायोमेट्रिक प्रणाली यानी वो अंगूठे का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक के द्वारा राशन कार्ड वितरण का कार्य किया जाने लगा, ताकि गरीब और वंचित वर्ग के लोगों की वास्तविक स्थिति, यानी उनकी दैनिक स्थिति में जो वास्तविकता है ना, उसका पता लगाया जा सके। बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा जो सुधार किया गया, बायोमेट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाने लगा। तीसरा जो सुधार है, देखिए आमतौर पर राशन की दुकान के लोग क्या करते हैं ना, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने राशन भेजा, जैसे 10 ट्रक भेजा राशन, तो उसमें से क्या करते थे ना, 4 ट्रकों को उधर ही रास्ते में ही उनको बेच देते थे और 6 ट्रकों का हिसाब देके, और मतलब उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार था कि वो सिर्फ 6 ट्रकों में ही सभी लोगों को राशन वितरण करते थे। वो भी ऐसे अनाज थे जो कि खाने लायक होते नहीं है, आमतौर पे बहुत कम ही उनमें शुद्धता होती है। तो यहाँ पे जो परिवहन था वो, उनको क्या किया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। परिवहन को पारदर्शी बनाने के लिए जीपीएस प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा, ताकि ट्रकों या जिससे लाया जा रहा है सामान, उसकी वास्तविक स्थिति का पता किया जा सके। ठीक है, ये तीसरी हो गई सुधार। चौथा सुधार में ये किया गया कि वहाँ जो अनाज आते थे, आमतौर पे लोगों की ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती थी कि यहाँ जो अनाज दिए जाते हैं वो बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं, यानी बहुत ही खराब होते हैं। तो इसके सुधार के लिए क्या किया गया, केंद्र सरकार ने एक संस्था को स्थापित किया जिसका नाम है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई। FSSAI ने क्या किया कि जगह जगह अपने, जैसे हर जिले में जगह जगह पे अपने संस्थानों को स्थापित किया, यानी छोटे छोटे शाखाओं को स्थापित किया गया, और अनाजों को चेक किया जाता था, उनकी गुणवत्ता को चेक किया जाता था, और इसके द्वारा यह पास किया जाता था। देखिए भ्रष्टाचार इतना प्रचंड रूप ले चुका है ना देश में कि उसको कम कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक लाइन इसके बारे में कही जाती है, 100 में से 80 बेईमान फिर भी अपना देश महान। तो जो वो 20 व्यक्ति हैं जो ईमानदार हैं, उन्होंने ही इस देश की कमान को अच्छे ढंग से संभाले हुआ है। मतलब अगर वो 20 भी बेईमान हो जाते तो ये देश बिक चुका होता अब तक, यानी वो 20 लोगों ने ही इस देश की कमान को संभाले हुए हैं। तो यहाँ पर FSSAI, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इन सभी जगहों पर भी भ्रष्टाचार है थोड़ा बहुत। FSSAI, जैसे आपने कुछ समय पहले ये सुना होगा कि कोका कोला अपनी बोतलों में, यानी कोका कोला कंपनी ने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट में मिलावट की है, और जैसे मैगी ने अपने प्रोडक्ट में शीशे को मिलाया है, ऐसी सब बातें कही जा रही थी। कमाल की बात यह है कि उस पर भी FSSAI ने अपना मुहर दिया हुआ था, यानी अपने हस्ताक्षर उस पर किए हुए थे कि हाँ ये अनाज, ये जो मैगी है ये गुणवत्तापूर्ण है, आप इसको खा सकते हैं। लेकिन बाद में फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली, कमियां उसमें निकली। तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, इन सभी में भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत था। तो इन सभी को दूर करने के लिए सरकार ने एक नया सिस्टम लाया। उन्होंने क्या किया, PDS में DBT को लागू कर दिया।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। ये डीबीटी क्या है? डीबीटी का मतलब ये है कि जो लोगों को अनाज दिए जा रहे हैं 5 केजी 7 केजी, उनको अनाज ना देकर क्या किया जाए, उनके अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाए। ताकि इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि लोग अपने मन मुताबिक अनाज खरीद सकेंगे और जहां से चाहें वहां से खरीद सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण अनाज खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केंद्र सरकार की योजना के बारे में। जैसा कि इस वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, उनको ये लगता है ना कि किसी योजना का नाम बदल देने से उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। अरे किसी व्यक्ति का यदि नाम बदल दिया जाए, आधार कार्ड में उसका नाम बदल दिया जाए, तो उसकी पहचान बदलेगी, उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। वो गरीब है तो अमीर नहीं हो जाएगा, वो अमीर है तो वो गरीब नहीं हो जाएगा। तो नाम बदलने से उसकी पहचान बदलती है, उसकी स्थिति में नहीं परिवर्तन होता। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक योजना चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ये जो योजना है वो पूर्व में योजना चलाई जा रही थी मध्याह्न योजना, मिड डे मील योजना, उसी का नाम बदल दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। इस योजना की जो शुरुआत हुई है वो 19 सितंबर 2021 से हुई है और ये 5 साल के लिए सिर्फ चलाई जा रही है, यानी ये लगभग 2026 तक चलेगी योजना। ठीक है, इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है, 1 से 8वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, सरकारी विद्यार्थी हैं, उनको क्या किया जाएगा, भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जो 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं उनको 100 ग्राम भोजन दिया जाएगा और जो 5वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको 150 ग्राम भोजन पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ये पुराना वही खिचड़ी वाला सिस्टम है, खिचड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। लगभग ये जो सरकार का खर्च है इस पर, वो लगभग है 131 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस योजना पर खर्च किया है। तो ये योजना समझ में आ गई। अब देख लेते हैं एक राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना। ये भी योजना जो है उसका भी नाम बदला गया है। ये जो पहले जो योजना चलाई जा रही थी 2016 से पहले, जोखिम जीवन दुर्घटना बीमा योजना, उसी का नाम बदल के मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कराया गया। इस योजना के तहत क्या किया गया है कि जो व्यापारी लोग हैं उनकी किन्हीं कारण दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में या विकलांगता या आंशिक विकलांगता यानी आधी विकलांगता के केस में क्या किया जाएगा, उनको 5 से 10 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। उनको 5 से 10 लाख रुपए बीमा दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई, 29 मई 2018 से इसकी शुरुआत की गई। ये प्रभावी वैसे 2017 से ही चला आ रहा था, लेकिन इसको पूरी तरीके से लॉन्च 29 मई 2018 से कर दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।